दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स का यह पहला क्लास है। आज का जो क्लास है सामान्य हिंदी से संबंधित। एग्जाम में सामान्य हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी में जितने भी टॉपिक है सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में 15 में से 15 क्वेश्चन सही बन जाए। आज का जो टॉपिक है हिंदी में वर्णमाला। पिछले बार 2020 एग्जाम में वर्णमाला से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले चलिए टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत जो है उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब टॉपिक है और इन्हीं सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप वर्णमाला से पहले हिंदी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए, आपको जानकारी भी हो जाएगा और साथ में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में यहाँ से तत्सम तद्भव से रिलेटेड पूछा जाता है। तो पूछ दिया जाता है कि हिंदी क्या है, तो हिंदी शब्द जो है विदेशज शब्द है, क्योंकि फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा पॉइंट है लिपि। तो लिपि को लेकर भी और भाषा में डॉट रहता है। तो लिपि जो होता है लिखित वर्ण संकेत होता है। हम आप लोगों को जो हिंदी कंप्लीट करवाएंगे पूरे डिटेल्स में कंप्लीट कराएंगे। और बीएड के साथ साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा जहाँ हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम के लिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिपि जो होता है लिखित वर्ण संकेत, एक तरह से आप कह सकते हैं चिन्ह। भाषा या भाव के विचार को अगर आप लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी को लिपि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जापानी भाषा का शब्द है या चीनी भाषा का शब्द है, तो आप तो उसको पढ़ नहीं पाइएगा, आपके लिए मान लीजिए इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो आपके लिए एक तरह से यह चिन्ह ही हुआ। लिपि जो होता है लिखित वर्ण संकेत, एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिन्ह है। अब जापान के लोग को जैसे यहाँ पर क लिखा हुआ है तो क उसको दीजिएगा पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं सकता, उसके लिए एक तरह से यह चिन्ह है। लिपि जो होता है लिखित वर्ण संकेत, ये क्लियर हो गया। भाषा जो होता है श्रव्य में होती है, जबकि लिपि दृश्य। भाषा को आप सुन सकते हैं लेकिन लिपि को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क लिखा हुआ है तो क एक तरह से यहाँ पर लिपि के अंतर्गत हो गया, लेकिन अगर इसी को बोलेंगे क तो यह जो हो गया भाषा के अंतर्गत। तो भाषा श्रव्य में होती है जबकि लिपि दृश्य में। तो भाषा क्या है, तो भाव या विचार की अभिव्यक्ति। अगर आपके मन में कोई भी भावना आती है या विचार आता है तो अगर आप उसको प्रकट करना चाहते हैं तो यही भाषा हो गया। जैसे मेरे मन में विचार आया कि हम आप लोगों को स्वागत करें, तो हम इस तरह से बोलेंगे हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है, यही भाषा हो गया। ये भाषा और लिपि क्लियर हो गया। थोड़ा सा हिंदी के बारे में बेसिक जानकारी। इसके बाद बात करते हैं हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। भारत की में जितने भी लगभग भाषा है सभी भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, और देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही मिलकर बना है। तो ये हो गया देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देवनागरी लिपि जो लिखा जाता है बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। अपने लोग जो लिखते हैं हिंदी में लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ लिखते हैं। दूसरा यहाँ पर है यह अक्षरात्मक लिपि है। तो अक्षरात्मक लिपि जो होता है मूलतः दो तरह का होता है। एक होता है अक्षरात्मक लिपि, दूसरा होता है वर्णात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि में क्या होता है कि एक से अधिक वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णात्मक लिपि में एक ही वर्ण होता है। अंग्रेजी का जो है अंग्रेजी रोमन लिपि में है, और रोमन जो है वर्णात्मक लिपि है। जैसे अंग्रेजी में आप इस तरह से राम लिखिएगा तो आर ए एम, यहाँ पर आर एक अलग है, ए अलग है, एम अलग है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर है, सभी अलग अलग होता है। लेकिन हिंदी में क्या है, जैसे र है यहाँ पर, तो र दो वर्ण से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से है, र हलंत एक लग जाएगा यहाँ पर और प्लस अ मिलकर बना हुआ है र। देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि में है, इसमें दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं, यानी एक से अधिक वर्ण से जुड़े होते हैं। लेकिन यहीं पर अंग्रेजी जो है वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि में सिर्फ एक ही वर्ण होता है और सभी स्वतंत्र होता है। इंग्लिश में अगर आप ए लिखिएगा तो सिर्फ इस तरह से ए होता है, इसमें कुछ और नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन हिंदी में जैसे क है तो क में क हलंत इस तरह से हो गया, प्लस अ जुड़कर दो वर्ण से मिलकर यहाँ पर क इस तरह से बनता है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब कुछ यहाँ से जो भी पॉइंट है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी तक जो भी था ये हिंदी से रिलेटेड बेसिक जानकारी था, आपको पता चल गया कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, अक्षरात्मक लिपि क्या है, वर्णात्मक लिपि क्या है। अब यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, जीके सेक्शन में। तो सबसे पहले है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा यहाँ पर है विश्व हिंदी दिवस। दोनों में बहुत अंतर है, एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस। हिंदी दिवस में सिर्फ भारत में, पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाते हैं।
लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें पूरे विश्व भर में हिंदी भाषा के विकास को लेकर और लोगों में फैलाने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार हो, सभी जगह प्रचार प्रसार हो, इसके लिए 10 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग है। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा 3 और पॉइंट आपको याद रख लेना है, यहाँ से करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो ये हो गया जीके सेक्शन का कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था और यहाँ पर भारत इसलिए लिखा हुआ है कि यह विश्व भर में कहीं भी इसका सम्मेलन किया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 भारत में मध्य प्रदेश के देवास जिला में इसका आयोजन किया गया था। तो करेंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत में, इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ तक हिंदी से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट थे सभी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर शुरू करते हैं वर्णमाला। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ लेना है, अभी जो भी आप पढ़े हैं ये जीके सेक्शन के लिए जरूरी है। अब यहाँ से हिंदी सेक्शन के लिए जरूरी है। हिंदी में वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्णमाला के इंग्लिश नाम हुआ अल्फ़ाबेट। और वर्णमाला, वर्ण यानी वर्ण हो गया, वर्ण यानी क ख ग घ, जो भी यहाँ पर वर्ण है, टोटल 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। और माला मीन्स होता है समूह, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाषा से शुरू करते हैं। भाषा के बारे में शुरू में आप लोगों को इसलिए बताए कि यहाँ पर भाषा देखिएगा कि जरूरी है। भाषा जो कहा जाता है भाव या विचार की अभिव्यक्ति, आपके मन में जो भी विचार आता है अगर आप उसी को प्रकट करना चाहते हैं तो यही भाषा हो गया। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, तो दोनों चीज़ एक ही है लेकिन अलग अलग इसका अर्थ होता है। वर्ण जो होता है लिखित रूप होता है, दृश्य होता है आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ध्वनि जो होता है उच्चारित रूप होता है, इसको आप सुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर क लिखा हुआ है तो क जो हो गया यहाँ पर वर्ण हो गया, यह लिखित रूप है। और अगर इसी को बोलेंगे क, उच्चारण करेंगे तो यह हो गया ध्वनि। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण है। ऑप्शन में ध्वनि दिया हुआ रहेगा या फिर वर्ण दिया हुआ रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन में वर्ण दिया हुआ था। अब अगर इस बार पूछा जाएगा तो वर्ण के जगह पर ध्वनि ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो अभी आप लोगों को जो भी बेसिक जानकारी दिए तो यहाँ से भाषा लिपि और आपको क्लियर हो गया। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्ण होता है लिखित रूप, यहाँ पर क लिखा हुआ है तो ये वर्ण हो गया। अगर इसी को उच्चारण करेंगे क तो यह हो गया ध्वनि। अब जो यहाँ पर और कुछ पॉइंट है, यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है वाक्य है। अब ये सार्थक इकाई का क्या अर्थ हुआ, तो वाक्य जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। सार्थक का अर्थ ये हुआ कि सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाषा इकाई वाक्य सार्थक है तो आपको सुटेबल नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल सुटेबल तरीके से लिखा होना चाहिए, तो ये हो गया वाक्य। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है वाक्य है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद जो होता है अगर कोई वाक्य है, जैसे यहाँ पर वाक्य है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें भाषा क्या है, तो भाषा यहाँ पर शब्द नहीं है, वाक्य, भाषा यहाँ पर शब्द नहीं हो करके पद होगा। अगर वाक्य में से पूछा जाएगा यहाँ पर कि ये क्या है, तो अंडरलाइन करके पूछा जाता है तो ये पद हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर सीधा सा भाषा लिखा हुआ रहेगा तो ये शब्द कहलाएगा। 2 अक्षर का यहाँ पर है और ये शब्द हो गया। और अगर इसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये पद हो जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद शब्द में आपको क्लियर हो गया। अगर वाक्य में प्रयोग रहता है, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन करके पूछा जाएगा इसमें से भाषा क्या है, तो भाषा पद कहलाएगा। अगर सीधा से यहाँ पर लिख करके आपको दिया जाएगा कि इसमें से भाषा क्या है, तो भाषा यहाँ पर शब्द हो जाएगा। इसके बाद शब्द से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब एग्जाम में क्या किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अक्षर से छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है या वर्ण है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है कि इनमें से किसे खंडित नहीं किया जा सकता है, तो ध्वनि या वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भाषा का सबसे छोटा पार्ट हो गया, इसे खंडित नहीं कर सकते हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और आप क्लियर हो जाइए।
वर्णों के सार्थक रूप को कहा जाता है शब्द। जैसे यहाँ पर एक शब्द है राम, यहाँ पर लिखा हुआ है तो रा का मो राम, यह हो गया एक शब्द। इसमें अक्षर की बात करें तो दो अक्षर, एक रा अक्षर हो गया, मो एक अक्षर हो गया, दो अक्षर यहाँ पर है, अक्षर दो है, शब्द एक है। अब वर्ण की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 वर्ण है। किस तरह से है तो देखिए ऐसे हो जाएगा 4 वर्ण। एक र हलंत हो गया, यहाँ पर राम रा जो बनेगा र हलंत प्लस आ मिलकर रा हो गया, और मौ जो है यहाँ पर बनेगा मौ हलंत प्लस अ मिल करके। शुरू में आप लोगों को लिपि के बारे में बताए थे कि अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि से बना है, तो देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है, इसमें एक से अधिक वर्ण होता है। और वही वर्णात्मक लिपि, जैसे अंग्रेजी है वर्णात्मक लिपि, तो अंग्रेजी में ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, इस तरह से होता है। तो इसलिए शुरू में आप लोगों को लिपि के बारे में बताए कि जिससे यहाँ पर और क्लियर हो जाए। तो राम में र हलंत हो गया प्लस आ हो गया, मौ हलंत प्लस अ मिलकर यहाँ पर टोटल वर्ण जो है 4 वर्ण है। यहाँ पर 2 वर्ण हो गया और यहाँ पर 2 वर्ण हो गया। वर्ण की बात करें तो टोटल 4 है। और ध्वनि तो क्लियर हो ही गया कि अगर इसी को हम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि है, और अगर इसी को लिखेंगे तो वर्ण है। ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। तो वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहते हैं। अगर वर्ण को सार्थक रूप यानी सिस्टेमेटिक मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा, शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि वर्णों के सार्थक रूप को क्या कहते हैं। वर्ण से मिलकर क्या बनेगा, सार्थक रूप में शब्द बनेगा, शब्द से मिलकर क्या बनेगा तो वाक्य मिलेगा। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं वर्ण के भेद की। तो वर्ण के 2 भेद है। पहला भेद है स्वर, दूसरा भेद है व्यंजन। अब यहाँ से स्वर और व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्वर वर्ण जो होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं, और उच्चारण की दृष्टि से स्वर की जो टोटल संख्या है 11 है। कुछ बुक में आपको 10 दिखेगा, कुछ बुक में आपको 13 भी दिखेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन सा स्वर का समूह है। तो स्वर में जो है अ हो गया, आ हो गया, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद ऋ हो गया। तो यहाँ पर टोटल 7 हो गया। इसके बाद ए ई में तो ए ऐ ओ औ, यहाँ पर 4 हो गया। और अंग और अ को जो है स्वर के कैटेगरी में नहीं गिना जाता, यह जो है अयोग्य वाह के कैटेगरी में। अंग अ इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो अयोग्य वाह है, इसको स्वर के कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता। अगर आप इसको काउंट कर दीजिएगा तो 11 + 2 मिलकर के 13 हो जाएगा। तो कुछ बुक में 13 भी दिया हुआ रहता है और कुछ बुक में 10 भी दिया हुआ रहता है। अब 10 कैसे होता है, तो यहाँ पर जो ऋ है, ऋ को नहीं काउंट किया जाता है। तो अगर आप इसको नहीं काउंट कीजिएगा तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 आपको ऑप्शन आंसर देना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो माना जाता है 11 ही माना जाता है, और सबसे सटीक भी है। तो 10-13 में आपको आंसर नहीं देना है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से स्वर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर की जो टोटल संख्या 11 है, और हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्ण है 52 वर्ण है, और व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन जो है टोटल 35 नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 33 में ही आंसर देना है। आगे व्यंजन को भी काउंट करके पूरे बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए उच्चारण के आधार पर स्वर के जो है भेद है, 3 भेद है। उच्चारण यानी यहाँ पर उच्चारण जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हस् स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हस् स्वर में जिनके उच्चारण में कम समय यानी 1 मात्रा का समय लगता है, तो यहाँ पर पहला, तीसरा, पाँचवा इस तरह से हो जाता है। अ, ई और छोटा ऊ यह हो गया। इसके बाद दीर्घ स्वर में जो है यहाँ पर अ के जगह पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आई, और बड़ा ई, बड़ा ऊ। जिनके उच्चारण में हस् स्वर से अधिक समय लगे, 2 मात्रा का समय लगता हो। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि 2 मात्रा का समय लगता हो उसे क्या कहा जाता है, तो दीर्घ स्वर कहा जाता है। 1 मात्रा का समय लगता हो तो उसे क्या कहा जाता है, हस् स्वर कहा जाता है। और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक यानी 3 मात्रा का समय लगता हो, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लुत स्वर, इनका प्रयोग पुकारने, चिल्लाने और नाटक के संवादों में किया जाता है। तो जैसे नाटक में दिखेगा तो राम बोलना रहता है, तो इस तरह से बोला जाता है कि राम, इस तरह से लचीला करके बोला जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पर संयुक्त स्वर देख लीजिए, ये जो काम आएगा संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में जो है स्वर संधि के अंतर्गत, यही आपको याद अगर अच्छे तरीके से है तो फिर आप संधि विच्छेद को आसानी से बना लीजिएगा। तो संयुक्त स्वर में जो होता है 2 वर्णों के मेल से बना हो, तो यहाँ पर अ प्लस ई मिलकर जो है ए बना है, और अ प्लस ए मिलकर ई बना हुआ है, अ प्लस ऊ मिलकर ओ बना हुआ है, अ प्लस ओ मिलकर औ बना हुआ है। तो इसको भी आपको देख लेना है, और इसका नोट्स आप लोगों को
एप्लीकेशन के नोट्स सेक्शन में मिल जाएगा। आपको चले जाना है एप्लीकेशन में कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद कंटेंट सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन आएगा 3 ऑप्शन, एक पहला वीडियो का है, दूसरा PDF का है और तीसरा नोट्स का सेक्शन है। तो नोट्स सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी यह PDF है यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है तो वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ से रिविज़न कर लीजिएगा। वीडियो ज़रूर पूरा देख लीजिए, आप पता चल जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा नोट्स से आपको देख लेना है। अब चलिए व्यंजन देख लीजिए। स्वर तक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यह तो परिभाषा हो गया, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यंजन के टाइप से, व्यंजन के जो टाइप है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है यहाँ पर टोटल जो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है 25 है। इसके अंतर्गत हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ये क वर्ग च वर्ग क्या है, तो क ख ग घ वहाँ तक जो होता है, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पाँचों अक्षर ना लिखे तो सीधा सा इस तरह से लिख दीजिएगा क वर्ग। तो वर्ग मीन्स होता है समूह, तो क का पूरा समूह यहाँ पर हो गया। च वर्ग में च छ ज झ यहाँ तक अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सीधा सा च वर्ग लिख दीजिएगा तो हो गया। तो जितने भी यहाँ पर है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी की जो टोटल संख्या 5 है। तो इस तरह से 5, 10, 15, 20 और 25, तो टोटल यहाँ पर जो संख्या हो गया 25 हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन की। तो क ख ग घ से लेकर प फ ब भ म तक हो गया। अब बाकी जो बचता है यर लव, तो यर लव में भी अलग अलग यहाँ पर पार्ट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा गलत होने का यही चांस रहता है। तो इसके बाद यर लव में जो है शुरू का जो 4 अक्षर है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। यर लव तक हो गया अंतःस्थ। इसके बाद जितने स है और ह मिलाकर ऊष्म व्यंजन हो गया। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछना रहेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप बीएड के अलावा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ भी आपको ये काम आएगा। तो संयुक्त व्यंजन की जो टोटल संख्या है 4 है, अक्षर, त्र, ज्ञ और सर हो गया। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अक्षर किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो अक्षर जो मिलकर बना हुआ है क, यहाँ पर हलंत भी लगा हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, प्लस मूर्धन्य स। एग्जाम में ऐसे भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि क सीधा सा दिया हुआ रहेगा और मूर्धन्य स दिया हुआ रहेगा। एक ऑप्शन में क प्लस तालव्य स भी दिया हुआ रहता है। तो अच्छे से यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर मूर्धन्य स और यहाँ पर तालव्य स है सर में। तो क हलंत होना चाहिए, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ये हलंत भी आपको ध्यान रखना है। तक्षा में क हलंत प्लस मूर्धन्य स हो गया, त्र में त हलंत प्लस र हो गया, ज्ञा में ज हलंत प्लस या हो गया और सर में तालव्य स प्लस र हो गया, सर। इस तरह से हो गया। अब चलिए यहाँ पर व्यंजन को टोटल काउंट कर लीजिए। इससे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए नए गृहीत व्यंजन जो है यहाँ पर ड है, इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसका जो उच्चारण होता है ड के तरह भी और र के तरह भी, जैसे सड़क में प्रयोग करना है तो ये र हो जाता है। तो इस तरह से इसे द्विगुण व्यंजन कहा गया। ये जो है संस्कृत में नहीं था, संस्कृत में जो था इस तरह से ड, ट ड में जो है ड हो गया और ढ इस तरह से सिंपल सा। यहाँ पर जो नीचे में डॉट है ये डॉट नहीं था, तो इसे जो है नए गृहीत व्यंजन के कैटेगरी में रखा गया। द्विगुण व्यंजन हो गया और हिंदी के विकसित व्यंजन। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा हिंदी के विकसित व्यंजन है, तो ये दोनों हो गया। अब चलिए व्यंजन की टोटल संख्या को काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप स्पर्श व्यंजन में टोटल संख्या देख लिए कि 25 है, तो इसके बाद 25 हो गया और बाकी यहाँ पर अंतःस्था में 4 हो गया, तो 25 4 29 हो गया प्लस 4, तो सबको जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो 25 4 29 और प्लस 4 33 हो गया। तो 35 नहीं है, 33 है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है, 33 है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि अक्षर, त्र, ज्ञ, सर को क्यों नहीं काउंट किए। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है, इसे सीधा व्यंजन आप नहीं कह सकते क्योंकि यह 2 व्यंजन से मिलकर बना हुआ। यहाँ पर देखिएगा क एक अलग है, मूर्धन्य स अलग है, त एक अलग है, र एक अलग है, ज एक अलग है, यहाँ पर यहाँ अलग है, स अलग है, र अलग है। तो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 33 तक काउंट करेंगे। तो अक्षर, त्र, ज्ञ और सर को संयुक्त व्यंजन के कैटेगरी में रखा गया है। बाकी यहाँ पर अंतःस्थ में यर लव हो गया, उसमें व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह हो गया। तो यहाँ से आपको व्यंजन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया और एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है अंतःस्थ कौन सा है, उसमें कौन सा है, और संयुक्त व्यंजन तो आपको याद ही हो जाएगा अक्षर, त्र, ज्ञ और सर। ये उच्चारण करने पे ही यहाँ से पता चल जाता है कि 2 से मिलकर ये बना हुआ है। नए गृहीत व्यंजन में यहाँ पर ड हो गया,
इसके बाद यहाँ पर एक अयोग्य वा है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो अनुस्वार और विसर्ग जो है स्वर के कैटेगरी में नहीं है, इसे अयोग्य वाह रखा गया है। अनुस्वार ये हो गया और विसर्ग ये हो गया। और हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्ण है 52 वर्ण है, कहीं पर 50-54 भी दिया हुआ रहता है, तो ऑथेंटिक जो है 52 है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है। स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। काउंट करके भी आप लोगों को दिखा दिए हैं कि कैसे 33 है और 11 है, 52 है। ये पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो अगला जो टॉपिक है उच्चारण स्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क से यहाँ पर कंठ होता है और क वर्ग के समूह के जितने भी है क ख ग घ या क ख ग घ वा, ये सभी का उच्चारण जो है कंठ से है। इसके बाद तालु हो गया, तो च छ ज झ यहाँ जो है तालु से उच्चारण है। इसके बाद मूर्धा, तो ट ठ ड ढ न का जो उच्चारण है मूर्धा से है। अब एग्जाम में क्या किया जाता है कि ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनि है, ध्वनि यानी उच्चारण। तो इसमें से तालब यहाँ पर देखिएगा तालु है और तालव्य लिखा हुआ है, तो च छ ज झ या में से जो भी ऑप्शन रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो ये भी क्लियर कर लीजिए। और मूर्धा के जगह पर ऐसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है, यानी कि इसका मूर्धा से उच्चारण है, तो ट ठ ड ढ न। इसके बाद दंतीय ध्वनि हो गया त थ द ध न, और ओष्ठीय ओष्ठ या होंठ प फ ब भ म। अब यहाँ पर देख लीजिए सभी स्वर और व्यंजन सभी मिलाकर, तो कंठीय के अंतर्गत है अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसको आपको याद ही कर लेना है कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, बाकी एग्जाम के लिए भी जरूरी है। कंठ से उच्चारण है तालव्य यानी तालु से, हर्षि दीर्घ चवर्ग य और तालव्य स। इसके बाद है ऋ ट्वर्ग र और मूर्धन्त स, इसका उच्चारण जो है मूर्धा से है। और दंत लिरि त्वर्ग ल और दंत स, दंत से हो गया। ओष्ठ से उच्चारण है हर्ष दुर्गु पवर्ग कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी दो से मिलाकर, कंठ तालव्य यानी कंठ हुआ और तालु हुआ, तो कंठ तालु से उच्चारण है ए ई का। कंठ ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ से मिलाकर ओ उ का उच्चारण है। और दंत ओष्ठ से व का उच्चारण है। और अनुनासिक, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक इनमें से कौन सा है, तो जितने भी जैसे कवर्ग है चवर्ग है, तो लास्ट वाले जो 5वें नंबर का जो अक्षर है ये अनुनासिक के अंतर्गत है। जैसे कवर्ग का है वहाँ हो गया, यहाँ पर यहाँ हो गया, न हो गया, न हो गया, म, तो ये सब का उच्चारण जो है नासिका यानी कह सकते हैं आप नाक से है, अनुनासिक के अंतर्गत यह हो गया। अब चलिए यहाँ पर उच्चारण स्थान भी क्लियर हो गया। अब घोष अघोष को देख लीजिए। जनरल कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन घोष अघोष से पूछा जाता है, तो घोष अघोष में बस आपको 3 चीज़ याद रखना है, फिर बना लीजिएगा। यहाँ पर है घोष और सघोष, तो घोष और सघोष दोनों जो है एक ही चीज़ है। आपको हिंदी में एक चीज़ ये समझना है कि अगर किसी भी यहाँ पर शब्द है अगर उसमें अ लगा हुआ है तो अ का मतलब होता है नहीं। जैसे यहाँ पर घोष है और अघोष है, तो घोष इसमें अ लगने पर यह हो गया कि यह घोष नहीं है, ये चीज़ आपको समझ लेना। और स लगा हुआ रहेगा किसी शब्द में, ये चीज़ समझना आपको कि वही सेम चीज़ ही है। तो घोष और सघोष दोनों जो है एक ही चीज़ है, दोनों यहाँ पर अलग अलग नहीं है। एग्जाम में क्या किया जाता है कि कई बार घोष के जगह पर ऐसे पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा अक्षर सघोष का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा अक्षर घोष का उदाहरण है। दोनों एक ही चीज़ है, घोष या सघोष, और ऑप्शन में अलग अलग करके पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि एग्जाम में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए घोष और सघोष के अंतर्गत जो है सभी स्वर यानी टोटल जो स्वर है 11 है, अ आ ए ई के अंतर्गत जो भी है सभी स्वर जो है यहाँ पर हो गया घोष के अंतर्गत। व्यंजन में तो यहाँ पर तीसरा चौथा पाँचवा, तो इसको आप समझ लीजिए। व्यंजन में जैसे यहाँ पर देखिएगा आप कि क ख ग घ वहाँ है, तो क ख ग घ वहाँ में तीसरे चौथे पाँचवें नंबर का जो अक्षर है यहाँ पर व्यंजन में घोष का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ पर क वर्ग समूह है, क वर्ग समूह में तीसरे चौथे पाँचवें नंबर की बात करें तो ग से शुरू होगा, ग होगा, इसके बाद घ होगा, इसके बाद वहाँ होगा, तो इस तरह से हो गया। तो ये तीनों जो है यहाँ पर घोष के अंतर्गत हो गए। इसी तरह से आप च छ ज झ में देखिएगा तो च छ ज से शुरू होगा, ज झ और या। इसी तरह से आप ट ठ ड ढ न में देखिएगा तो ड ढ न, यह घोष के अंतर्गत हो गया। ये तो हो गया, प तक आपको क्लियर हो गया। प फ ब भ म में क्या होगा कि ब से शुरू होगा, ब भ म, घोष के अंतर्गत या सघोष के अंतर्गत हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब य र ल व में से कौन कौन सा होगा, तो य र ल व, ये 4 हो गया। शुरू का 4 जो है घोष के अंतर्गत है, और ह भी जो है घोष के अंतर्गत ही है, सघोष का उदाहरण ही है। एग्जाम में बहुत बार ह पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट करके लिखे हैं जिससे आपको इस पर ध्यान रखना है। तो घोष के अंतर्गत हो गया सभी स्वर, और व्यंजन में तीसरे चौथे पाँचवें नंबर का अक्षर हो गया घोष का। बाकी य र ल व 4 यहाँ पर सीरियल से हो गया, और ह भी घोष के अंतर्गत ही है या सघोष के अंतर्गत है। अब यहाँ पर अघोष के बारे में देख लीजिए।
तो स्वर पहले से जो है घोष के कैटेगरी में है, तो स्वर में यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, अब व्यंजन में बचा हुआ है। तो व्यंजन में पहला और दूसरा अक्षर हो गया घोष का उदाहरण। जैसे कवर की बात करें तो क और ख हो गया। इसी तरह से च छ ज झ में तो च हो गया, इसके बाद छ हो गया। तो अब एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि छ क्या है, इसमें से घोष है या अघोष है। तो छ यहाँ पर क्या हो गया, अघोष का उदाहरण हो गया। बाकी यहाँ पर यर लवा में क्या क्या बचा है, तो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों स जो है यहाँ पर अघोष का उदाहरण है। ह इसमें से नहीं है, ह जो है सघोष का उदाहरण है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा घोष और अघोष से। ये क्लियर हो गया। पिछली बार जो है अल्प प्राण से क्वेश्चन पूछ दिया गया था, इस बार जो है घोष अघोष से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अल्प प्राण से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो अल्प प्राण में क्या है कि सभी स्वर, जिस तरह से घोष में था कि सभी स्वर घोष का उदाहरण है, उसी तरह से यहाँ पर अल्प प्राण में है कि सभी स्वर जो है अल्प प्राण का उदाहरण है। इसके बाद व्यंजन में, तो व्यंजन में पहले तीसरे पाँचवें नंबर का अल्प प्राण का उदाहरण है, पहले तीसरे पाँचवें अक्षर। जैसे क हो गया, क वर्ग की बात करें तो क हो गया, इसके बाद ग हो गया, इसके बाद वाह हो गया, पहले तीसरा पाँचवा ये क्लियर हो गया। इसके बाद यर लवा में तो शुरू का चार यहाँ पर यर लवा अल्प प्राण का उदाहरण हो गया। इसके बाद महाप्राण में देख लीजिए, तो महाप्राण में जो है व्यंजन का दूसरा और चौथे नंबर का अक्षर जो है यहाँ पर महाप्राण का उदाहरण है। दूसरे चौथे यानी क ख ग घ में देखिएगा तो ख हो गया और घ महाप्राण का उदाहरण हो गया। बाकी यहाँ पर यर लवा के बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, चारों जो है यहाँ पर महाप्राण का उदाहरण है। और घोष और सघोष में अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो ह जो है घोष के कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ पर जो है ह जो है महाप्राण के कैटेगरी में है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो चलिए हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सभी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। आप बीएड एग्ज़ाम पास कीजिएगा, एंट्रेंस इसके बाद बीएड एग्ज़ाम, बीएड का कोर्स करने के बाद आप सीटेट का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो सीटेट एग्ज़ाम में टफ लेवल का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे पूछ दिया जाता है उत्क्षिप्त इसमें से कौन सा है, तो ड ढ ये दोनों जो है नए गृहीत व्यंजन है, संस्कृत में नहीं था, तो इसे जो रखा गया उत्क्षिप्त के कैटेगरी में। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त है, तो यहाँ पर ड ढ हो गया उत्क्षिप्त। र जो है लुंठित है, यह सभी उच्चारण के कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो र लुंठित हो गया। ल जो है पार्श्विक है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद है वत्सर्य, तो वत्सर्य यहाँ पर जो है दंत मूल का ही नाम है, दूसरा नाम होता है वत्सर्य या मसूढ़ा। तो र ल और स ये सब का उच्चारण जो है यहाँ पर तीनों का उच्चारण मसूढ़ा से है। इसके बाद अर्ध स्वर के अंतर्गत है य और व, ये हो गया। तो यहाँ तक जितने वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी फैक्ट है सभी यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया है। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बना लीजिएगा, चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी आसानी से बना लीजिएगा। तो इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा और वहाँ से आपको एक बार रिविजन कर लेना। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार बीएड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इनमें से महाप्राण ध्वनि है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो 22 सितंबर 2020 को पूछा गया था। तो इसमें से महाप्राण जो ध्वनि है, महाप्राण में क्या होता है कि दूसरे और चौथे नंबर का व्यंजन होता है महाप्राण ध्वनि। तो यहाँ पर देख लीजिए, क जो है पहले नंबर का है, ख दूसरे नंबर का है, ग तीसरे नंबर का है, प फ ब भ में प फ ब तीसरे नंबर का हो गया। तो दूसरा चौथा कौन है, तो ख है, ख इसका आंसर हो गया। इसके बाद इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब देखिए एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्चारण स्थान से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन। तो मूर्धन्य व्यंजन यानी जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, तो क ख ग घ वा। कवर्ग का उच्चारण कंठ से है, हर्षि दीर्घ चवर्ग का उच्चारण है यहाँ पर तालु से। इसके बाद देखिएगा टवर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से है, तो यहाँ पर ट ठ ड ढ न में टवर्ग है, टवर्ग के अंतर्गत हो गया ट ठ ड ढ न, तो ये टवर्ग के अंतर्गत आ गया। तो ड और ढ इसका सही आंसर हो जाएगा, मूर्धा से इसका उच्चारण है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहता है। वर्ण जो होता है लिखित रूप, जैसे यहाँ पर क लिख रहे हैं तो ये हो गया वर्ण, अगर इसी को उच्चारण करेंगे क तो ये हो गया यहाँ पर ध्वनि। तो ये हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। वर्ण से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षर से मिलकर शब्द और शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। और भाषा की जो सार्थक इकाई है वाक्य है। अगला है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, यानी कंठ से उच्चारण इसमें से किसका है, तो कवर्ग का जो उच्चारण होता है कंठ से क ख ग घ हो जाएगा कवर्ग।
इसके बाद है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की जो टोटल संख्या 33 है, और कितना है कैसे है इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिए हैं। और स्वर की संख्या टोटल 11 है, और हिंदी वर्णमाला में टोटल कुल वर्णों की संख्या टोटल 52 है। इसके बाद है त का उच्चारण होता है, तो त जो है तवर्ग के कैटेगरी में है। तवर्ग का जो उच्चारण है दंत से है, दांत से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंत। और पवर्ग का उच्चारण है ओठ से। पवर्ग का उच्चारण है ओष्ठ से, और तवर्ग का है दांत से। इसके बाद अगला देख लीजिए, अ ई उ को क्या कहा जाता है। जिस यहाँ पर स्वर के उच्चारण में एक मात्रा उसे कहा जाता है हस् स्वर। दीर्घ स्वर में होता है 2 मात्रा, प्लुत स्वर में 3 मात्रा, यहाँ अधिक समय लगता हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस् स्वर। और दीर्घ स्वर का उदाहरण है आ है, जैसे आ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, इस तरह से। इसके बाद है पवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो ओष्ठ है, सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। शुरू में आप लोगों को बताए थे, जब इस तरह से आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। तो वहाँ पर आप लोगों को बताए थे शब्द और पद के बारे में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा पद हो जाएगा। पद क्या होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, और उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता तो उसे क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोई वाक्य है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर प्रयुक्त क्या है, तो अगर वाक्य में से पूछा जाएगा प्रयुक्त, तो प्रयुक्त यहाँ पर पद हो जाएगा। अगर यहाँ पर सीधा सा लिख कर पूछा जाएगा कि प्रयुक्त क्या है, तब यहाँ पर शब्द होता है। तो शुरू में आप लोगों को बताए थे, तो पद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है, तो ऑप्शन इसी तरह से 52, 53, 54, 50 दिया हुआ रहता है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो टोटल संख्या है 52 है, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या टोटल 33। अगला क्वेश्चन है, यर लवक किस वर्ग के व्यंजन है। व्यंजन के कैटेगरी में आप लोगों को बताए थे कि व्यंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे स्पर्श व्यंजन में हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसके बाद यर लव में बताए थे कि शुरू में जो यर लव है, यह जो है अंतःस्थ के कैटेगरी में है, और इसके बाद वह के बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, स जितने भी है यहाँ पर उसमें के अंतर्गत है। और संयुक्त व्यंजन में हो गया अक्षत्र, ज्ञ, स्र। तो अंतःस्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोग्य वाह में अनुस्वार और विसर्ग अयोग्य वाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो टोटल संख्या है 11 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण को देख लीजिए। अल्प प्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण का उदाहरण हो गया। महाप्राण का उदाहरण होता है दूसरे और चौथे वर्ण। तो यहाँ पर देख लीजिए च, छ, ज, झ में दिया हुआ है, तो छ जो है दूसरे नंबर का है और झ चौथे नंबर का है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क, ख, ग, घ में देखिएगा तो क पहले नंबर का, ग तीसरे नंबर का है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थ, द, ध में देखिएगा दूसरा चौथा है, और प, फ, ब, भ में भी यहाँ पर दूसरा और चौथा दिया हुआ है। इस तरह से पहला और तीसरा क और ग इसका आंसर हो जाएगा। अल्प प्राण जो है पहले, तीसरे, पांचवें नंबर का जो है व्यंजन अल्प प्राण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इसमें से घोष आपको बताना है। घोष और सघोष को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें से पूछा जा रहा है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण जो होता है तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर का व्यंजन जो होता है घोष का उदाहरण, और अघोष होता है पहला और दूसरा। तो देख लीजिए यहाँ पर ख जो है दूसरे नंबर का है, च पहले नंबर का है, म पांचवें नंबर का है, ठ दूसरे नंबर का है। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि कौन सा होगा। इसमें से घोष का पूछा जा रहा है कि इसमें से घोष वर्ण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, म हो जाएगा, क्योंकि तीसरे, पांचवें, तीसरे, चौथे, पांचवें होना चाहिए। तो बाकी जो भी दिया हुआ है तीनों ऑप्शन में पहला दूसरा ही दिया हुआ है, तो म इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पांचवें नंबर में है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है।
प्रयत्न के आधार पर ल जो है पार्श्विक का उदाहरण है। उत्क्षिप्त के अंतर्गत ड ढ है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड ढ किस प्रकार की ध्वनि है, तो उत्क्षिप्त का उदाहरण है। और बाकी र जो है लुंठित का उदाहरण, यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लुंठित है, तो र जो है लुंठित का उदाहरण है। और इसका नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पूरा वीडियो आप लोगों को देख लेना है, इसके बाद आपको रिवीजन कर लेना है। इसमें जो भी आपको याद नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको कॉपी में भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जब एग्जाम रहेगा तो उस समय आपको रिवीजन कर लेना है। नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो अगर आप कोर्स परचेज किए हैं तो कोर्स पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद कंटेंट का ऑप्शन आएगा। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपको दिखेगा। पहला ऑप्शन है वीडियो का, दूसरा है पीडीएफ का, तीसरा है नोट्स का। नोट्स पर क्लिक कीजिएगा और जो भी क्लास होगी उसका जो भी कंटेंट रहेगा नोट्स सेक्शन में डाल देंगे और वहाँ से एक बार आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रिविज़न कर लीजिए।